हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की आज बात करेंगे हम। तो नया चैप्टर कौन सा है? रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी। तो आज हम खास कर जो बात होगा अल्फा बीटा गामा यानी कि तीन किरण जो है अल्फा बीटा गामा, उस पर ज्यादातर चर्चा होगी आज। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट आज का क्या चीज है। आज का पहला पॉइंट है सिर्फ 4.2 केल्विन यानी कि 4.2 केल्विन, अर्थात ये केल्विन में है 4.2 अर्थात क्या है 268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा क्या होता है? अति चालक बन जाता है। यानी कि पारा कब अति चालक बन जाता है? तो 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर, या फिर अगर डिग्री सेल्सियस में रहे तो 268.8 डिग्री सेल्सियस पर। केल्विन रहे तो 4.2 केल्विन और डिग्री सेल्सियस पर रहे तो 268.8 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है? पारा अति चालक बन जाता है। आइए फिर नेक्स्ट यानी कि रेडियो सक्रियता की बात करते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिविटी। तो चलिए सबसे पहले रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच के वैज्ञानिक हेनरी बेकरल, पी क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने किया था। यानी कि रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले कहाँ का? तो फ्रेंच का। कहाँ का? फ्रेंच के वैज्ञानिक यानी कि फ्रांस का वैज्ञानिक है। यानी कि फ्रेंच के वैज्ञानिक कौन? तो हेनरी बेकरल, उसके बाद है पी क्यूरी और मैडम क्यूरी, यानी कि तीन वैज्ञानिक ने मिलकर किसकी खोज की? रेडियो सक्रियता की, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की है वो है, देखिए कौन सा? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किया है वैज्ञानिक कौन? फ्रेंच के वैज्ञानिक ने। फ्रेंच का वैज्ञानिक पहला है हेनरी बेकरल, दूसरा है पी क्यूरी, तीसरा है एम क्यूरी। क्या है? एम क्यूरी, सॉरी मैडम क्यूरी नहीं था, एम क्यूरी था, बाय मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच के वैज्ञानिक हेनरी बेकरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी ने किया था। एम क्यूरी ने, सॉरी मैडम क्यूरी नहीं था, एम क्यूरी, ध्यान दीजिएगा। फिर चलता है गामा किरण। गामा किरण अल्फा व बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होता है। ध्यान, आप लोग सबको जानते होंगे, सबसे पहला होता है अल्फा किरण, बीटा किरण, उसके बाद गामा किरण। तो वही बात, ये आसान सी चीज थी तो फिर भी हम लिख दिए हैं। क्या था? गामा किरण अल्फा व बीटा के बाद यानी कि अल्फा बीटा किरण के बाद ही उत्सर्जित होती है। फिर रॉबर्ट पेरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। यानी कि रेडियम तत्व जो है उसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट पीरी और उनकी पत्नी कौन? मैडम क्यूरी। रॉबर्ट पीरे और उसकी पत्नी कौन था? तो मैडम क्यूरी। यानी कि ये दोनों ने मिलकर रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा? रेडियम की खोज किया है। ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या था? 4.2 केल्विन अर्थात 268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा क्या होता है? अति चालक हो जाता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो फ्रेंच के वैज्ञानिक कौन? तो हेनरी बेकरल था, पी क्यूरी था और एम क्यूरी था। फिर आता है तीसरा पॉइंट है गामा किरण जो होता है अल्फा बीटा के बाद ही उत्सर्जित होती है। फिर है रॉबर्ट पीरे एवं उनकी पत्नी कौन? मैडम क्यूरी ने ही नए रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा? तो रेडियम की खोज की थी। चलिए फिर बात करते हैं रेडियो सक्रियता। क्या है? रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया है, क्योंकि बहुत नामी है रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक। यानी कि रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान, ध्यान दीजिएगा, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान, क्या? किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 यानी कि 1902 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। कब? कौन सा? तो रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की खोज सर्वप्रथम किसने किया? रदरफोर्ड ने 1902 ईस्वी में। फिर सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा में बदल जाती है। क्या होती है? सभी प्राकृतिक रेडियो तत्व, सॉरी सक्रिय तत्व, सभी प्राकृतिक सक्रिय तत्व क्या होती है? अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः क्या होती है? तो सीसा में बदल जाती है। क्या होती है? सीसा में बदल जाती है। फिर बात करते हैं सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरण का होता है। और सबसे अधिक आयतन क्षमता किसकी होती है? तो अल्फा किरण की होती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक वेधन क्षमता जो है गामा किरण की होती है और सबसे अधिक आयतन क्षमता जो है वो अल्फा किरण की होती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की, सबसे अधिक आयतन क्षमता
अल्फा किरण की। फिर से इस चीज को हम शुरू से एक बार यानी कि रिवीजन कराना चाहते हैं। तो पहला क्या था, 4.2 केल्विन अर्थात डिग्री सेल्सियस में अगर पूछा जाए तो 268.8 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, पारा अति चालक हो जाती है। और रेडियो सक्रिय यानी कि सक्रियता की खोज सर्वप्रथम जो हुआ था सबसे पहले फ्रेंच के वैज्ञानिक कौन सा था, तो हेनरी बेकरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी ने की थी। फिर बात करते हैं इस सामान्यता चीज था कौन सा, तो ये गामा किरण जो है अल्फा बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती है। फिर है रॉबर्ट पीरे एवं उनकी पत्नी कौन थी, तो मैडम क्यूरी ने नवीन यानी कि क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा, रेडियम की खोज की। यानी कि रेडियम तत्व की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट पीरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने। फिर बात करते हैं रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सबसे पहले रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की, किस वर्ष में, तो 1902 ईस्वी में। फिर बात करते हैं सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा के किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः जो होती है सीसा में बदल जाती है, अंततः सीसा में बदल जाती है। और सबसे अधिक वेधन क्षमता जो होती है गामा किरण की होती है, और सबसे अधिक आयतन क्षमता जो होती है अल्फा किरण की होती है। बात करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक अल्फा कण निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई कमी हो जाती है। यानी कि एक अल्फा कण निकल जाने से यानी कि परमाणु संख्या में क्या होती है, 2 यानी कि एटॉमिक नंबर में 2 इकाई क्या होती है, कम हो जाती है। और द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास में क्या होती है, मास नंबर में क्या होती है कि 4 इकाई संख्या कम हो जाती है। एक अल्फा कण निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं एक बीटा कण निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला क्या था कि एक अल्फा कण निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई की और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है एक अल्फा कण निकलने से। फिर एक बीटा कण निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है, क्या है, 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है तथा परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वह फिक्स रहता है। फिर बात करते हैं रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर से की जाती है। क्या है, जीएम काउंटर से किया जाता है, यानी कि रेडियो सक्रियता की माप जो की जाती है तो जीएम काउंटर से की जाती है। आइए बात करते हैं अभ्र कोष्ठ। क्या है, अभ्र कोष्ठ जो है इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने में, यानी कि इसका उपयोग यानी अभ्र कोष्ठ का उपयोग जो किया जाता है रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने में, उनकी ऊर्जा को मापने में आदि के लिए किया जाता है। यानी अभ्र कोष्ठ का उपयोग जो है किसके लिए होता है, तो इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने में। अभ्र कोष्ठ नामक यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने में और उनकी ऊर्जा को मापने में आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर चलते हैं अभ्र कोष्ठ का आविष्कार जो है CRT विल्सन ने किया था। यानी अभ्र कोष्ठ का आविष्कारक जो है कौन है, तो CRT विल्सन ने किया था। यानी कि अभ्र कोष्ठ का आविष्कारक कौन है, तो CRT विल्सन ने किया था। फिर है जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि यानी कि जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन जो होता है किसके द्वारा होता है, तो कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। फिर चलते हैं जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए वह समय अर्ध जीवन काल कहलाता है, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ टाइम। ये चीज 12th का चीज था, इस पर न्यूमेरिकल भी बनता था। केमिस्ट्री में एक चीज था ये डेरिवेशन टाइप का। तो ध्यान दीजिएगा, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, आधी हो जाए, तो वह समय क्या कहलाता है, अर्ध आयु काल, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ टाइम यानी कि हाफ ऑफ लाइफ टाइम इसी को कहा जाता है। इस पार्ट का पहला पॉइंट क्या था कि एक अल्फा का निकालने से परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी हो जाती है।
एक बीटा का निकलने से परमाणु संख्या में एक इकाई की वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर रेडियो सक्रियता की माप जो है GM काउंटर से की जाती है। और अग्र कोष्ठक का उपयोग क्या है, रेडियो एक्टिव में रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने में और उनकी ऊर्जा को मापने में किया जाता है। फिर अग्र कोष्ठक का आविष्कार कौन है, CRT विल्सन। अग्र कोष्ठक का आविष्कार कौन है, तो CRT विल्सन ने किया था। और जीवाश्म मृत पेड़ पौधे की यानी कि आदि की आयु का अंकन कार्बन 40 के द्वारा किया जाता है। फिर जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए वह समय अर्ध जीवन काल कहलाता है। तो ये सारा पॉइंट हमारा समाप्त होता है। और ये देखिए फिजिक्स मेरा यानी कि अंतिम चरण में है, लेकिन फिजिक्स मेरा अंतिम स्टेज पर पहुंचा है। एक यानी कि 2 से 3 क्लास में या 4 क्लास में मेरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बहुत जल्द यानी कि हम आपका केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।